नदियापुर राज्य के एक छोटे से गांव में वीर अपनी चूड़ियों की गठरी लेकर चूड़ियां बेच रहा था। वो आवाज लगा रहा था, अरे रंग बिरंगी चूड़ियां ले लो, लाल लाल, नीली नीली, हरी पीली चूड़ियां ले लो। तभी एक औरत वीर के पास आकर बोली, क्या हाल है वीर भैया, सारा दिन गांव में चूड़ियां बेचते रहते हो, कितना कमा लेते हो? अरे दीदी, पेट भर भोजन मिल जाता है, बस मेरे लिए इतना ही काफी है। ऊपर वाला सम्मान की जिंदगी दे रहा है, इससे अधिक और क्या चाहिए? हाँ, बात तो तुम्हारी सही है। अच्छा, वो लाल वाली चूड़ियां मुझे दिखाओ, देखने में तो बहुत सुंदर लग रही हैं। ये लो दीदी। कितने की है? आपके लिए सिर्फ एक आने की। यह सुनकर औरत बुरी तरह से चौंकते हुए बोली, अरे वीर, ये तो बहुत महंगी है, एक आने में तो 10 किलो गेहूं आ जाते हैं। अरे दीदी, वो सब छोड़ो, आप तो ये देखो, जब लाल चूड़ी पहनकर आप ऐसे खनन खनन करते हुए निकलोगे ना, तो सारा गांव आपको देखता रह जाएगा। औरत ने मुस्कुराते हुए एक आना वीर के हाथ में पकड़ा दिया। वीर खुश होते हुए अपने घर चला गया। घर पर वीर ने अपनी गठरी रखी ही थी कि तभी उसकी भाभी अनन्या उससे बोली, आज कितने की बिक्री हुई है? सुबह से शाम तक सारे गांव में ऐसे ही घूमते रहा। भाभी, आज ज्यादा बिक्री नहीं हुई, सिर्फ एक औरत ने चूड़ी खरीदी, वो भी एक आने की। यह सुनकर अनन्या बुरी तरह से क्रोधित होकर बोली, देखो वीर, तुमसे 1000 बार कह चुकी हूँ कि ये चूड़ियां बेचने का धंधा बंद कर दो और अपने भैया के साथ खेती करो। अरे तुम महीने में मुश्किल से 2 या 3 आने ही घर पे देते हो और इससे कहीं ज्यादा तो तुम भोजन खा जाते हो। आने दो तुम्हारे भैया को, आज तुम्हें इस मामले को आर पार करके ही रहूंगी। शाम को वीर का बड़ा भाई विक्रम जैसे ही घर पर आया, अनन्या उस पर बरस पड़ी। देखो जी, अब मैं तुम्हारे छोटे भाई को इस घर में एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर उसे इस घर में रहना है तो महीने में कम से कम 10 आने मेरे हाथ में रखने पड़ेंगे। अरे अनन्या, कम से कम मुझे सांस तो लेने दे। मैं खेत से काम करके थका हारा घर लौटा हूँ, पानी देने की बजाय तुम तो मुझ पर बरस पड़ी, ऐसा वैसा ओ। अरे रुक जा भाई, थोड़ा रुक जा भाई। क्योंकि मैं कई घंटे से आपके आने का इंतजार कर रही थी। तुम्हें पता भी है, आज तुम्हारे छोटे भाई वीर ने मेरे हाथ में सिर्फ एक आना रखा है। अब तुम ही बताओ, एक आने में कोई घर चल सकता है क्या? महंगाई कितनी बढ़ चुकी है। अरे अनन्या, तुम क्यों मेरे छोटे भाई के पीछे पड़ी रहती हो? क्या मेरा कमाया हुआ धन कम पड़ रहा है तुमको, जो उसके पीछे पड़ी रहती हो? है भैया? कम तो नहीं पड़ता, लेकिन मैं नहीं चाहती कि बस आप ही मेहनत कर कर के अपना शरीर दुखवाओ और आपका छोटा भाई चूड़ियों की गठरी लेकर सारे गांव में मौज मस्ती करता फिरे। आप जाकर उससे बात कीजिए। अनन्या के कहने पर विक्रम न चाहते हुए भी अपने छोटे भाई वीर के कमरे में गया। वीर उदास बैठा हुआ था। वीर को उदास देखकर विक्रम बोला, वीर, देखा जाए तो एक तरह से तुम्हारी भाभी अनन्या सही ही कहती हैं। अब आखिर तुम चूड़ियां बेचकर कितना ही कमा लेते हो? तुम मेरे साथ खेत में काम क्यों नहीं करते? देखो, हम दोनों भाई मिलकर अगर खेत में काम करके खेती करेंगे तो घर में और अधिक धन आएगा, है ना? भैया, आप तो जानते हैं कि मैं चूड़ी बेचने का धंधा बंद नहीं कर सकता, क्योंकि ये हमारे पिताजी की निशानी है। हमारे पिताजी भी चूड़ियाँ बेचने के नाम से ही आसपास के गांव में प्रसिद्ध थे। मुझे अच्छा लगता है भैया ये काम। हाँ भाई, जानता हूँ रे वीर, लेकिन शायद तुम भूल गए हो कि माँ के गुजर जाने के बाद एक दिन पिताजी चूड़ियाँ बेचने के लिए घर से निकले थे, मगर वापस लौट कर नहीं आए। वीर, तुम मेरे छोटे भाई हो, मुझे तुम्हारा खर्च चलाने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कल को तुम्हारा विवाह भी होगा, तब तुम्हें अपनी जिम्मेदारियां खुद उठानी ही पड़ेंगी।
वीर उदास होकर बगैर खाना खाए अपने घर से बाहर निकल गया और एक घने वृक्ष के नीचे बैठ गया। तभी गांव के मंत्री जी आकर वीर से बोले, वीर, क्या बात है, आज तुम बड़े उदास नजर आ रहे हो और तुम्हारा चेहरा देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम भूखे हो। हाँ, आप सही कहते हैं मंत्री जी। चूड़ियाँ बेचकर जब घर आया था, सोचा था भाभी के हाथ की गर्मा गर्म रोटी खाऊंगा, मगर रोटी तो नहीं मिली, गर्मा गर्म डांट जरूर मिल गई। देखो वीर, मैं तुम्हारे भाई विक्रम और भाभी अनन्या दोनों को अच्छी तरह से समझता हूँ। तुम्हारी भाभी जुबान की थोड़ी कड़वी है, पर दिल की बुरी नहीं। देखो, तुम चूड़ियाँ बेचने का धंधा बंद करके अपने भाई के साथ खेत में हाथ क्यों नहीं बटाते? मंत्री जी, आप तो जानते हैं कि मैं पिताजी के धंधे को नहीं छोड़ सकता। मुझे याद है, बचपन में मैं भी पिताजी के साथ आसपास के गांव में चूड़ियाँ बेचने के लिए जाया करता था। हाँ बेटा वीर, मुझे भी याद है। तुम्हारे पिताजी केवल इस गांव में चूड़ियाँ नहीं बेचते थे, बल्कि इस गांव के बाहर भी बेचते थे। और तुम तो जानते हो तुम्हारी बिक्री कम क्यों होती है, क्योंकि तुम केवल अपने ही गांव में चूड़ियाँ बेचते हो, समझे? मुखिया की बात सुनकर वीर बुरी तरह से चौंकते हुए बोला, हाँ, मुझे आपकी बातों में दम नजर आ रहा है। आप सही कह रहे हैं। पिताजी इस गांव के बाहर आसपास के गांव में चूड़ियाँ बेचने जाते थे। अब तो मैं नदियापुर राज्य में जाकर चूड़ियाँ बेचूंगा, वहां अधिक बिक्री होगी। सही कहा आपने। हाँ वीर, तुम्हारा सोचना बिल्कुल सही है। वहां पर इस गांव से ज्यादा धनवान लोग भी रहते हैं। हो सकता है वहां इतनी कमाई हो जितनी तुम्हारा भाई विक्रम खेत में भी नहीं कर पाता। इतना बोलकर मंत्री जी मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। अगले दिन वीर अपनी गठरी उठाकर अपने भैया और भाभी से बोला, मैं चलता हूँ भैया और भाभी। चलता हूँ, उससे क्या मतलब है? अरे भाई, तुम चूड़ियाँ बेचने तो जा रहे हो ना? आपने सही कहा भैया, मैं चूड़ियाँ बेचने ही जा रहा हूँ, लेकिन अब मैं गांव में चूड़ियाँ नहीं बेचूंगा, बल्कि नदियापुर राज्य में जाकर चूड़ियाँ बेचूंगा। क्या कह रहे हो तुम? नदियापुर राज्य का रास्ता हमारे गांव से 7 दिन की दूरी पर है। इतनी दूर चूड़ियाँ बेचने जाओगे? हाँ, आपने सही कहा भाभी। आपको घर खर्च चलाने के लिए धन चाहिए ना, और ज्यादा धन में राज में चूड़ियाँ बेचकर कमा पाऊंगा। ठीक है, मैं जल्दी वापस आऊंगा, जाता हूँ मैं। इतना बोलकर वीर चूड़ियों की गठरी लेकर अपने घर से बाहर निकल गया। 7 दिन के सफर के बाद वो वहां पहुंचा। गया नदियापुर राज्य को देखकर वीर खुश हो गया। अरे वहाँ ये नदियापुर राज्य तो बड़ा ही सुंदर है। हे भाई, चारों ओर नदियों से घिरा हुआ हरा भरा राज, वहाँ कितना सुंदर लग रहा है। मैं कहाँ कुएं के मेढक की तरह था, जो अब तक अपने गांव को ही पूरा संसार समझ रहा था। वाह, अब तो चूड़ियाँ खूब बिकेंगी। इतना बोलकर वीर नदियापुर राज्य के बाजार में आवाज लगाकर चूड़ियाँ बेचने लगा। रंग बेरंगी चूड़ियाँ ले लो, चूड़ियाँ चूड़ियाँ, नीली पीली हरी चूड़ियाँ ले लो, लाल पीली नीली चूड़ियाँ ले लो। कुछ ही देर में वीर की आधी चूड़ियाँ बिक गई। वीर मन ही मन खुश होते हुए बोला, गांव में तो इतनी चूड़ियाँ महीनों में नहीं बिक पाती थी, और यहाँ तो कुछ देर में आधी चूड़ियाँ बिक गईं। अब बाकी बची हुई चूड़ियाँ बिक जाएं तो मजा ही आ जाए भैया। तभी नदियापुर राज्य का एक व्यक्ति वीर से बोला, लगता है इस राज्य में नए हो भैया। हाँ, सही कहा भैया, मैं यहाँ पहली बार आया हूँ। अरे, अगर तुम्हें चिड़ियाँ बेचनी हैं तो नदी या पुराने राज्य के नदी की ओर चले जाओ,
वहाँ तुम्हारी सारी चिड़िया बिक जाएंगी। हैं? आप कैसी बात कर रहे हो भैया? भला नदी के किनारे चूड़ियां कैसे बिकेंगी है? वो व्यक्ति हंसते हुए वीर की ओर देखकर अरे शायद तुम्हें नहीं मालूम, महाराज की इकलौती पुत्री राजकुमारी कुसुम अपनी सहेलियों के साथ नदी के किनारे घूमने के लिए आई हुई है। तुम्हारी सुंदर सुंदर चूड़ियाँ राजकुमारी कुसुम और उसकी सहेलियों को बहुत पसंद आएगी। अरे भाई जाके दिखाओ तो सही। उस व्यक्ति की बात सुनकर वीर तुरंत नदी की ओर चला गया। वहां राजकुमारी कुसुम और उनकी सहेली के साथ बैठी हुई थीं। वीर के पास इतनी सुंदर सुंदर चूड़ियां देखकर राजकुमारी वीर की ओर देखकर बोली, क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हारे पास तो बहुत सुंदर सुंदर चूड़ियां है। मेरा नाम वीर है राजकुमारी जी। अगर आप इन चूड़ियों को पहनेंगी तो आप बहुत अधिक सुंदर लगेंगी। ठीक है, अपने हाथों से मुझे चूड़ियां पहनाओ। जो अच्छी लगेगी मैं वही खरीद लूंगी, वो भी तुम्हारी मुंह मांगी कीमत पर। इतना बोलकर राजकुमारी ने अपनी कलाई आगे की ओर की। वीर ने एक एक करके सारी चूड़ियां दिखाईं, पर राजकुमारी को कोई पसंद नहीं आई। तुम्हारी चूड़ियां बहुत सुंदर हैं, लेकिन जो चूड़ी मुझे चाहिए वो चूड़ी तुम्हारे पास नहीं है, और ना ही वो चूड़ी तुम्हारे पास हो सकती है। तभी राजकुमारी की एक सहेली ने वीर को सोने के 5 सिक्के दिए और बोली, वीर चूड़ी वाले, ये सारी चूड़ियां मुझे दे दो। राजकुमारी को जो चूड़ी पसंद है तुम नहीं ला सकते। वीर ने 5 सिक्के खुशी खुशी अपनी जेब में रख लिया और वो चूड़ी की गठरी राजकुमारी की सहेली को देता हुआ राजकुमारी से बोला, ऐ कौन सी अनोखी चूड़ी है जो आपको पसंद है राजकुमारी? आप मुझे बताएं, वो चूड़ी मैं आपके पास जरूर लेकर आऊंगा। मैं आपको वचन देता हूँ राजकुमारी जी, मैं वो चूड़ी आपके पास जरूर लेकर आऊंगा। तो फिर मेरी बात ध्यान से सुने वीर। जब मैं छोटी थी तब मैं मेरी माँ के साथ इस नदी के किनारे बैठी हुई थी। तब तुम्हारी तरह चूड़ी बेचने वाला मेरी माँ के पास चूड़ी बेचने आया था। मेरी माँ ने वही चूड़ी उस चूड़ी वाले को लाने के लिए कहा था। वो चूड़ी वाले ने वचन दिया था कि वो चूड़ी लाकर पहनाएगा, मगर वो आज तक वापस नहीं आया और मेरी माँ उसका इंतजार करते करते चल बसी। अब देखिए, हो सकता है उस चूड़ी वाले की कोई मजबूरी हो सकती है जो वो वापस नहीं आ सका हो। लेकिन आप मुझे तो बताएं, आखिर वो अनोखी चूड़ी किस प्रकार की है और वो कहाँ मिलेगी? मैं वो चूड़ी जरूर भेंट करूँगा। एक खास किस्म की चूड़ी है जो दिन के प्रकाश में भी सोने की पानी की तरह चमकती है। कहते हैं उस चूड़ी के बारे में नदियापुर राज्य के घने जंगल का एक साधु जानता है। वो एक गुफा के अंदर तपस्या में लीन है। ठीक है, मैं आपको वचन देता हूँ, अब जब भी मैं नदियापुर राज्य लौटूंगा वो चूड़ी हासिल करके ही लौटूंगा। अगर तुम वो चूड़ी हासिल करने में कामयाब हो गए तो मैं तुम्हें इतना धन दूंगी कि तुम्हारी 7 नस्लों को भी चूड़ी बेचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और अपना सारा जीवन ये सोरा आराम से व्यतीत करेंगी। राजकुमारी की बात सुनकर वीर मुस्कुराता हुआ नदियापुर के घने जंगल की ओर चल दिया। वो जंगल के काफी अंदर चला गया। वीर के पैर बुरी तरह से थक चुके थे। तभी जंगल में भयंकर वर्षा होने लगी। तभी वीर अपने आप से बोला, अरे, मैं तो जंगल में काफी अंदर तक चला आया हूँ, लेकिन कोई गुफा मुझे दूर दूर तक नजर नहीं आई। ऊपर से बारिश भी होने लगी। अरे, मुझे बारिश से बचने के लिए ठिकाना ढूंढना होगा। वीर बारिश से बचने के लिए इधर-उधर देखने लगा। तभी वीर की नजर उसे झाड़ियों के पीछे एक गुफा दिखी। ओह,
कहीं ये वही गुफा तो नहीं है जिसके बारे में राजकुमारी मुझे बता रही थी? मुझे जाकर देखकर जाना चाहिए। अगर वो एक गुफा नहीं भी निकली तो कम से कम बारिश से बचने के लिए ठिकाना मिल ही जाएगा। चलो भाई, जल्दी चलो। इतना बोलकर वीर गुफा के अंदर गया जहां एक साधु तपस्या में लीन थे। साधु ने अचानक वीर के ऊपर नजर करके बोले, कौन हो तुम और इस गुफा के अंदर क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता ये जंगल रहस्यों से भरा पड़ा है? मेरा नाम वीर है साधु महाराज। मैं एक ऐसी अनोखी चूड़ी की तलाश में आया हूँ जो सोने की तरह चमकती है। वीर की बात सुनकर साधु रहस्यमयी अंदाज में वीर को घूरते हुए बोले, तो यही बताओ, क्या तुम जानते हो उस चूड़ी में रहस्यमयी शक्तियां हैं? उसे हासिल करना आसान नहीं है। नहीं साधु महाराज, मैं नहीं जानता कि उस अनोखी चूड़ी में कौन सी रहस्यमयी शक्तियां हैं, और मैं जानना भी नहीं चाहता। मैंने बस राजकुमारी कुसुम को दिया वचन पूरा करना चाहता हूँ। मैं इतना ही जानता हूँ। तो सुनो, यहाँ से कुछ दूर पर झरना बहता है। आधी रात को जब चंद्रमा की रोशनी तेज जंगल नहाने लगे, तब तुम झरने के पानी में प्रवेश करना। अपनी आंखें बंद करके एक हाथ बहते हुए पानी की ओर कर लेना, और अगर मन में लालच नहीं होगा तो वो चूड़ी स्वयं तुम्हारे हाथ में आ जाएगी। मगर लालच हुआ तो पानी तुम्हें डुबो देगा। ठीक है साधु महाराज। इतना बोलकर वीर भयंकर वर्षा के बीच ही उस झरने की तलाश में निकल गया। वीर को उस झरने को तलाश करते करते काफी समय बीत चुका था। आधी रात का वक्त हो चुका था और वर्षा भी बंद हो चुकी थी। तभी अचानक वीर की नजर सामने एक झरने पर पड़ी। वीर ने देखा कि आसपास का सारा जंगल चंद्रमा की रोशनी से नहाया हुआ था। वीर अपने आप से बोला, हाँ, लगता है ये वही झरना है जिसके बारे में साधु महाराज ने मुझे बताया था। मुझे अब देर नहीं करनी चाहिए। वीर उस झरने के पानी के अंदर प्रवेश कर गया और अपनी आंखें बंद करके एक हाथ झरने के पानी की ओर कर लिया। अगले ही पल झरने के कुछ बूंदों के साथ एक सुनहरे रंग की अनोखी चूड़ी हाथ में आ गई। वीर ने तुरंत आंखें खोलीं। अरे वाह, ये तो वाकई अद्भुत, चमत्कारी और अनोखी चूड़ी लगती है। मुझे इस अनोखी चूड़ी को राजकुमारी को भेंट कर देनी चाहिए, जैसे कि मैंने उनको वचन दिया था। चल वीर, अब वचन पूरा किया जाए। इतना बोलकर वीर उस झरने से बाहर आ गया। झरने से बाहर वीर कुछ कदम दूर ही आया था, तभी अचानक एक कड़क आवाज आई। वहीं रुक जाओ लड़के, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तलवार से तुम्हारी गर्दन काटकर धड़ से अलग कर दूंगा। कौन हो तुम? मेरा नाम डाकू मंगल सिंह है। मैं इस जगह का डाकू हूँ। चल बेटे, वो चूड़ी मेरे हवाले कर दे। नहीं, मैं चूड़ी तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। तभी डाकू मंगल सिंह ने अपनी तलवार निकाल ली और वीर को डराते हुए बोला, अच्छा तो चल बेटा, सीधी तरह से चल चल। वीर डरते हुए बोला, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ डाकू मंगल सिंह, मुझे जाने दो, और मैंने जो अनोखी चूड़ी बड़ी मुश्किल से हासिल की है उसे मुझसे ना छीनो। मैं वो अनोखी चूड़ी राजकुमारी कुसुम को भेंट करना चाहता हूँ। वीर के पास डाकू मंगल सिंह की बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। वीर चुपचाप डाकू मंगल सिंह के साथ साथ चलने लगा।
डाकू मंगल सिंह वीर को जंगल की झाड़ियों से ले जाता हुआ एक झोपड़ी की ओर ले गया और बोला, सीधी तर से झोपड़ी के अंदर घुस जाओ, जा। देखो, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो इसी समय मार सकते हो, परंतु मैं तुम्हें जीते जी ये चूड़ी तो तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। अरे मूर्ख, वो चूड़ी तुम्हारी जान से बढ़कर नहीं है। जो मैं कहता हूँ वो करो, इस झोपड़ी के अंदर घुस जाओ, जा। वीर चुपचाप झोपड़ी के अंदर घुस गया। झोपड़ी के अंदर घुसते ही वीर की आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गईं। उसने देखा कि झोपड़ी के अंदर एक चारपाई बिछी हुई थी और एक बूढ़ी स्त्री की लाश उस चारपाई पर पड़ी हुई थी। ये देखकर वीर बुरी तरह से कांपता हुआ डाकू मंगल सिंह से बोला, बताओ, तुमने इस बेचारी स्त्री की हत्या क्यों कर दी? क्यों? बताओ। तभी डाकू मंगल सिंह वीर पे तलवार रखकर बोला, क्यों हत्या कर दी? और ये सवाल तो डाकू मंगल सिंह से पूछ रहा है। ज्यादा बकवास मत कर, ज्यादा बकवास मत कर बेटे। सीधी तरह से अनोखी और रहस्यमयी चूड़ी मेरे हवाले कर दे। तू उस चूड़ी के रहस्य को नहीं जानता, ला दे दे। डाकू मंगल सिंह ने इतना कहा ही था, तभी अचानक वीर ने डाकू मंगल सिंह को धक्का दे दिया। डाकू मंगल सिंह को वीर से इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। उसके गिरते ही तलवार उसके हाथ से छूट पड़ी। तभी अचानक वीर तलवार अपने हाथ में ले ली और डाकू मंगल सिंह से बोला, अब बोल, तेरी तलवार मेरे हाथ में है। तूने न जाने कितने बेकसूरों को लूटा है। तुझे इसकी सजा मिलेगी। अगर मैं तुझे जीवित छेड़ देता हूँ तो तू और भी निर्दोष इंसानों की हत्या करेगा, इसीलिए मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। अचानक वीर के आंखों के सामने उस झोपड़ी के अंदर काला धुआं फैलने लगा। तभी अचानक वो बूढ़ी स्त्री चारपाई से उठकर एक सुंदर स्त्री में बदल गई और वीर ने देखा कि डाकू मंगल सिंह अचानक उठकर खड़ा हो गया और वो एक राजा के रूप में परिवर्तित हो गया। ये देखकर वीर चौंक उठा। तभी वीर उस राजा से बोला, आखिर एक कैसा चमत्कार है राजा। कुछ देर पहले तो आप डाकू मंगल सिंह थे और ये एक बूढ़ी स्त्री थी जो कि मरी हुई थी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद वीर, तुम्हारी वजह से हम श्राप मुक्त हो गए। मतलब मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। चलो मैं समझाता हूँ। वर्षों पहले मैं अपनी पत्नी को इस जंगल की सैर कराने के लिए लाया था। तभी उसी झरने के पास जहाँ पर तुम मिले, तुम्हारे जैसे दिखने वाला एक व्यक्ति मिला। मैंने उस व्यक्ति को चोर समझकर पकड़ लिया। वो व्यक्ति मेरे सामने गिड़गिड़ाता रहा कि वो चोर नहीं है, उसने कोई चोरी नहीं की। परंतु मैं नहीं माना और मैंने तलवार से उसकी गर्दन अलग कर दी। अच्छा, तो इसीलिए आप मुझे तलवार की नोक पर मुझे इस झोपड़ी लेकर आए। ये बात है। इतना बोलकर राजा अपनी पत्नी को लेकर चला गया और वीर वो अनोखी चूड़ी लेकर सीधे नदियापुर राज्य के महल के अंदर गया। इतना बोलकर राजा अपनी पत्नी को लेकर चला गया और वीर वो अनोखी चूड़ी लेकर सीधे नदियापुर राज्य के महल के अंदर गया। महल के दरबार में राजकुमारी कुसुम अपने पिता के साथ बैठी हुई थी। राजकुमारी कुसुम वीर को देखकर चौंकते हुए बोली, तुम्हारे चेहरे की चमक बता रही है वीर चूड़ी वाले कि तुम वो अनोखी चूड़ी हासिल करने में कामयाब हो गए। ये लीजिए राजकुमारी, मैंने जो वचन दिया था उसे पूरा किया। इसे अपने हाथ से मुझे पहना दो। इतना बोलकर वीर ने वो अनोखी रहस्यमयी चूड़ी अपनी जेब से निकाल ली। महल के सभी लोग उस चूड़ी को आश्चर्य से देखने लगे। वो चूड़ी सुनहरे रंग की किरणों से चमक रही थी। वीर ये अनोखी चूड़ी राजकुमारी कुसुम को पकड़ाते हुए बोला, वीर वो अनोखी चूड़ी राजकुमारी की कलाई में पहना दी। वीर वो अनोखी चूड़ी राजकुमारी की कलाई में पहना दी। अचानक राजकुमारी की आंखें नीले रंग से चमकने लगी और फिर से सामान्य हो गई। ये कैसा चमत्कार था राजकुमारी?
वीर, क्या तुम इस अनोखी चूड़ी के रहस्य के बारे में जानते थे? नहीं राजकुमारी, हाँ, गुफा में मौजूद साधु महाराज ने मुझे बताया तो था, लेकिन मुझे इसके रहस्य के बारे में जानने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वीर, इस अनोखी चूड़ी को जब कोई ऐसी स्त्री पहनती है जिसे कोई ऐसा रोग हो जिसका इलाज संभव नहीं हो, तो रोग पूरी तरह से ठीक हो जाता है। मैं भी एक ऐसे ही रोग से पीड़ित थी जिसका इलाज संभव नहीं था, और वही रोग मेरी माँ को भी था। इसलिए मेरी माँ ने उस चूड़ी वाले को ये चूड़ी लाने के लिए कहा था, मगर शायद अनोखी चूड़ी मेरी माँ की किस्मत में नहीं थी। मेरी माँ को उसी रोग की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी। तभी वहां साधु प्रकट हो गए। वीर साधु को देखकर चौंकते हुए बोला, हाँ, अरे आप तो वही साधु हैं जो मुझे गुफा में मिले थे। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा राजकुमारी कुसुम, जिस व्यक्ति के बारे में बता रही थी। क्या तुम जानते हो वो व्यक्ति कौन था? नहीं साधु महाराज। वो व्यक्ति तुम्हारे पिता थे। वर्षों पहले ठीक इसी प्रकार राजकुमारी कुसुम की माँ तुम्हारे पिता से मिली, और तुम्हारे पिता इसी अनोखी चूड़ी की तलाश में उस झरने तक पहुँचे थे। मगर चूड़ी को हासिल करने से पहले ही वो एक राजा के हाथों मारे गए। मैंने उस राजा को श्राप दे दिया, और वो वही राजा था जो तुम्हारी वजह से कुछ देर पहले श्राप मुक्त हुआ है। ऐ सुनकर वीर मुस्कुराता हुआ साधु की ओर देखकर बोला, नहीं साधु महाराज, शायद मेरे पिता की किस्मत में यही लिखा था, और उस राजा को उसके किए की भारी सजा भी मिल चुकी थी। तभी अचानक वो साधु गायब हो गए। राजकुमारी कुसुम ने वीर को ढेर सारा सोना देकर उसे विदा कर दिया, और वीर अपने घर पर आ गया और सारी घटना अपने भैया और भाभी को बताने लगा। इतना ढेर सारा सोना देखकर वीर की भाभी अनन्या बोली, मुझे माफ कर दो वीर, मैं अब तक तुम्हारी चीड़ी बेचने के धंधे को बुरा भला बोलती चली गई, लेकिन तुम्हारी वजह से आज हम सब इतने धनवान हो चुके हैं कि अब हमारी 7 पुश्तों को भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह सुनकर वीर मुस्कुराने लगा।